मेरी आदत रही है सुनने का ज्यादा कि 16, 17, 18, 20, 22, 24 साल का नौजवान चाहता क्या है, इस राजनीति को देखने का दृष्टिकोण क्या है। कभी भी मैंने नौजवानों से खुद के भीतर चलने वाले विषय सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग जिस भीड़ में से गुजरते हैं वहां कभी भी आपकी भावना सीधे तौर पर आ नहीं पाती कि भाई राजनीति और राजनेता तो अपनी बात थोपते हैं। ऐसा फील होता है कि नहीं आपको कि भाई वो थोप रहे हैं मुझे भी। प्रैक्टिकली जमीन की हकीकत को कभी भी पटल पर लाके अपने घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो ये एक नई परिपाटी है, क्योंकि मेरी चिंता राज्य की है। मैं वर्तमान चुनाव नहीं, चुनाव के बाद चुनाव में राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो के आधार पर प्रभावित करने का तो काम करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में हम और मेरा भविष्य है कि नहीं, इसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। और इस क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है। और मैं आप सभी जो अध्ययनरत हैं या जिन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों ने अपने परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, या परिवार की स्थिति ना रहे कि आगे की पढ़ाई कर पाए, ऐसे लोग भी हैं। चूंकि अध्ययनरत रहने का तो ये उम्र है, इसमें सभी को किसी न किसी विद्यालय महाविद्यालय में होना चाहिए। अगर वो विद्यालय महाविद्यालय में नहीं है तो उसके अपने पारिवारिक कारण भी हो सकता है। तो ये दोनों विषय पर राजनीति आपके और आपके भविष्य के लिए किस रूप से है, थोड़ा संवाद हम चाहेंगे कि 2-4 बात आपके मन में जो बीत रहा है, जो आपको लगता है, अपनी बात को जरूर रखो, ताकि आपकी भावनाओं को हम समझें और फिर उसका बेस्ट क्या हो सकता है, फिर आपके पास हम लोग चर्चा करेंगे। अपना परिचय बता देता हूं कि मैं वैसे गांव से आता हूं जहां बंगाल की सीमा सटी हुई है और झारखंड की सीमा लटकी हुई है। विकास को देखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास से सट नहीं पाता हूं। और मैं वैसे गांव से आता हूं जहां पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजय सिंह मेरे चचा स्वरूप हैं, साथ ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एंजेला सिंह उनकी वाइफ भी आती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र से आता हूं, लेकिन बहुत गर्व भी होता है कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं कि झारखंड राज्य के आखिरी जिला के आखिरी पायदान पर होने के बावजूद भी मेरे गांव से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी निकल के आए हैं। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जहां आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है, जब ये दौर नहीं हुआ था उस समय हमारे गांव से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी निकल के आए थे। अब महाशय से मैं पूछना चाहता हूं कि किस योजना को बनाया जाएगा माननीय, कि वैसे जब उस समय में ऐसे खिलाड़ी बन के आए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी बन के आए, तो कहीं ना कहीं एनडीए क्या विचार लाएगी कि वैसे हर गांव से लड़का उभर कर आएगा। खेल और प्रतिभा के नजदीक उसकी छांव में पलने वाले अपने नौजवान को मैं अपनी ओर से धन्यवाद। यूं तो किसी से पूछा जाए गांव में तो गली नली की चर्चा होती है, आवास, इंदिरा आवास, घर, क्योंकि जिसकी जैसा उम्र के आधार पर उसको जो आवश्यकता होती है उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन आपने फ्यूचर स्पोर्ट्स प्लान क्या हो सकता है उसके बारे चर्चा की है। आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन के से भारत इतना बड़ा देश, बड़ा दुख होता था कि आबादी इतनी बड़ी, लेकिन हम लोग कभी भी इस स्पर्धा में, खेलों में हमारा कोई रैंक स्थापित नहीं होता था। केवल क्रिकेट थोड़ा ज्यादा हमारा, चूंकि ये 9, 10, 11 देश खेलते हैं तो 11 देश के अंदर में हम कभी कभी चैंपियन हो जाते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मेरा इतिहास खराब रहा है, इतिहास बहुत अच्छा था कि हम लोगों ने ओलंपिक भी जीता, वो हमारा हॉकी है। हॉकी में हमने ओलंपिक जीता, और सबसे मजेदार बात है जो कि उस ओलंपिक टीम के कैप्टन है वो एक पॉलिटिशियन भी रहे। संयुक्त जब सभा का गठन हुआ उसके झारखंड के प्रतिनिधि रहे, जयपाल सिंह मरंगोम के, उसके मेंबर रहे।
और उन्होंने नेतृत्व दिया था। मैं उस परिस्थिति की बात कर रहा हूं जब भारत आजाद हो रहा था या आजादी के दरवाजे पर आया, जैसे आप बॉर्डर में थे उसी स्थिति में हम लोग भी आजादी के थे। उस समय हमारे खिलाड़ी आए थे और उन्होंने नेतृत्व किया और वो सौभाग्य हमारा। बाद में वो लीडर बने, लीडर ऑपोजिशन बने। वो उस समय उनकी कल्पना झारखंड के लिए, और उससे बाद आज खेल से भी भविष्य संवर सकता है क्या, ये कुछ दिन पहले तक इसको लेकर परिवार में कभी भी मत एक नहीं था। क्योंकि बाप लोग, पापा मम्मी लोग यही बोलते थे, खेलोगे कूदोगे तो क्या बोलते थे, जोर से बोलो थोड़ा, खेलोगे कूदोगे तो पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब। बोलो आज क्या ये परिभाषा, ये उक्ति फिट बैठ रही है क्या? आज खेल के भी नवाब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बोलो। और इसके उदाहरण है, और उदाहरण अपने गांव से आया है। इसलिए स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अभी जो गवर्नमेंट एनडीए ने जो किया है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है, और आज खेलो इंडिया के माध्यम से ही खेल को बढ़ावा मिल रहा है। मैं ही उसका उदाहरण दे रहा हूं। इस राज्य में पहला खेलो इंडिया सेंटर कहीं बना तो सिल्ली में आया, वो भी आर्चरी में आया। और गांव से पैदा होने वाली आप तो उस घर की कल्पना नहीं कर सकते जिस परिवार से वो बच्ची आई है। एक साधारण परिवार से आकर उस बच्ची ने कस्तूरबा में, चूंकि कस्तूरबा में एडमिशन किसका होता है, जो जिस परिवार में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, माँ पिताजी कोई कॉमन कोई ना रहे, या फिर अति गरीब चुनने का तो ही स्थिति होती है, या दिव्यांग रहे, तो उस विद्यालय में पढ़ने वाली और प्रारंभ में उनके हाथ में हाथ देने के बाद ये कल्पना नहीं थी कि उतना अच्छा कर जाएगी। वहां से निकलने के बाद जब वो धनुर्धर आगे बढ़ते हैं, जिसे भारत के प्रधानमंत्री सराहते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो खेलो इंडिया के तहत जिस परिवार ने कभी इकट्ठा 8.5 लाख रुपया ना देखा हो, 8.5 लाख रुपया इकट्ठा ना देखा हो, उस परिवार और उसको खेलने के लिए बच्ची को साल में एक बच्ची के पीछे भारत सरकार 8.5 लाख रुपया खर्च करती है। ये खेलो इंडिया में एक गजब का परिवर्तन आया है, और उसका परिणाम है आपके पदक परिणाम है। और ये इस बार 26 या 28 मेडल आए नेशनल खेल में। हमारा गोवा में हुआ 28 मेडल आए। 28 मेडल में से 4 मेडल प्रत्यक्ष रूप से सिल्ली और 2 वहां खेलने वाले बच्चे। 6 मेडल कहीं ना कहीं हमारा एकेडमी से तैयार हुआ बच्चा वो लेके गया। तो ये संभव है। अजय जी या अंजल जो दोनों पति पत्नी हैं, एक आर्चर एक फुटबॉलर, हमको तो गर्व होता है, साथ में खेलते हैं। अब अंडर 19 में जिस बाइचिंग गुड़िया की बात हम लोग नाम लेते हैं, अब वो बाउंड्री में बैठते थे, वो एक्स्ट्रा प्लेयर रहते थे, अजय जी खेलते थे, और डबल हैट्रिक बांग्लादेश बनाने का रिकॉर्ड आज भी भारत में उनका कोई नहीं तोड़ा। ये इतिहास बोकारो के साथ जुड़ा हुआ है, ये रहेगा। बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, आपके ओलंपियन हैं, गोलकीपर जो थे वो ओलंपियन रहे हैं, जो आपके बोकारो में रहे हैं। तो खिलाड़ी आ रहे हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। आप तय करो कि मुझे खेल में अपना भविष्य ढूंढना है, ये तय करना आपका काम है। फ्यूचर आएगा। मैं 2 चीजों पर पूरा फोकस किया हूं। एक, खेलेंगे तो पूरा खेलना है, पार्ट टाइम नहीं खेलना है कि खेल रहे हैं। पार्ट टाइम नहीं हो सकता है, कोई काम पार्ट टाइम नहीं हो सकता है। पढ़ाई करनी है तो पूरा करिए, खेलना है तो पूरा खेलिए। इसलिए 2 मैदान चुनो, ये चुनना आपका काम है। स्ट्रक्चर और आज के दिन में स्पर्धा ऐसी बड़ी है कि आपको मौका मिल जाएगा, मौका मिलेगा। और आज देखो क्रिकेट भी कोई अच्छा खेल रहे हैं ना, आप रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी, एक साधारण परिवार का रिंकू सिंह आज जाके कहां का नाम कमा रहा है। हमारे यहां से 4 या 6 लोग चले गए हैं। तो आप जो करो मन लगा के करो, किसी कोने में होंगे, प्रतिभा को पहचान के निकाल लिया जाएगा। वो क्षेत्र से हूँ, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ और इंडिया अलायंस का भी समर्थक हूँ। आजसू पार्टी जो मोदी का से कनेक्ट है, ये बड़ा और अच्छा सोच का परिचायक है कि यहाँ पर हम लोग उनके माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि झारखंड और देश में जो हो रहा है आरक्षण, इस सब संबंध में, तो आरक्षण में लोगों को फायदा मिल रहा है, ये कि उसे आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि देश को क्वालिटी है जो लोगों को क्या मिल रहा है। जैसे कि थाना में, स्कूल में जैसे कि लोग भर्ती होते हैं तो उनको आरक्षण मिलकर आगे बढ़ जाता है, पर पब्लिक को जो सुविधा मिलना चाहिए, उनको अच्छा
किसे कैसे सुविधा मिले, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, उनको बेहतर सुविधाजनक मिलना चाहिए ताकि आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारा उच्छेद से हो जाए, पैसा सरकारी पैसा लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि देश को हम क्या दे रहे हैं बदले में ये भी जरूरी है सर। और ये लोकतांत्रिक देश है। हाँ। इस देश ने जब इसका निर्माण हुआ तब देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ बैठे और बैठकर उन लोगों ने तय किया कि समानता का प्रयास किया गया, सोशल जो विजन है उसको ध्यान में रखते हुए, और उसी के तहत आरक्षण आया। आरक्षण एक समय तक आया और आरक्षण ऐसे वर्गों के लिए आया जिस वर्ग को समाज में काफी नीचे पाया गया, उन वर्गों के लिए आया, उनके लिए अवसर तैयार किया गया ताकि वो वर्ग भी शिक्षा में, नौकरी में या अन्य कुछ क्षेत्रों में आरक्षण के माध्यम से समानता पाए और ऊपर आ सके, अपग्रेड हो सके। इसी के लिए बनाया गया था। जोहार, मैं प्रियंका बोल रही हूँ बेरमो से। मेरा बस एक यही सवाल है कि महिलाओं को हर जगह पे आरक्षण क्यों नहीं मिलता? महिलाओं को हर जगह पे आरक्षण क्यों नहीं मिलता? बस मेरा यही सवाल है, चाहे वो नौकरी को लेके हो या डेवलपमेंट को लेके हो या पढ़ाई को लेके हो। पुलिस की बहाली होती है, आरक्षण लोगों ने तैयार किया है, हर जगह पर है। और दूसरा सबसे बड़ा आरक्षण जो आने वाला है, ये आरक्षण है आपका इलेक्शन में जब 33% महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में जगह बनने जा रहा है, ये सबसे बड़ा आरक्षण आपके लिए आने वाला है। और मैंने भी इसको किया है। मुझे याद है कि जब मुझे पंचायत चुनाव के लिए मुझे नेतृत्व दिया गया, जब इस राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव हुआ, तो मेरे पास सरकार प्रपोजल लेके आया था कि भाई पंचायत चुनाव कराना है तो आरक्षण महिला को देना है। प्रपोजल था उसमें भी 33%। मैंने उसको बढ़ा के, मैं बोला समान चलने वाला पुरुष नारी दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो अधिकार भी बराबर होना है, उनको हमको अपग्रेड करना है। मैंने 50% रिजर्वेशन दिया, आज 57% महिला नेतृत्व पंचायत में जीत के आती है, इसी का वजह है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसमें हमारा कास्ट को लेके मिलता है छूट, तो हमें 35% छूट मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब को लेके अलग से। चलो आपकी बात जैसे बिहार में मिला है। हाँ, वहाँ कुछ काम बिल्कुल महिला आधारित किया है। एक्चुअली आप कभी ये समझते हैं कि जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार का कभी मुखिया का डिबेट सुने हैं क्या? सरकार के एज ए लीडर हमारा फर्क क्या है? ये एक बहस को जितना करता है। हम अपने अगुआ, हम तो जीतते हैं, वोट सीट लाते हैं, सीट के आधार पर नेता का चयन होता है। अब बताओ, नेता में क्षमता होना चाहिए, नेता का कोई पृष्ठभूमि होना चाहिए। बिना पृष्ठभूमि, बिना क्षमता को आके कभी कभी जब लीडरशिप आ जाता है, जब सोने के चम्मच में परोसा जाता है, तो निश्चित रूप से वहां बैठकर राजनीति का प्रयोग हो सकता है, राजनीति का कोई आविष्कार नहीं हो सकता है। वही सच्चाई से हम लोग गुजर रहे हैं। ये हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने मुझे क्या करना है, मैनिफेस्टो में हम लोग खोजते हैं कि मैं किस कमिटमेंट के साथ आया हूं। 400 की पोती थी, इनकी 400 शर्तें रखा कि मैं आऊंगा तो इन शर्तों को पूरा करूंगा, लेकिन उन्होंने कभी भी वॉइस एक्सचेंज नहीं होता है। मैं अपने शब्दों को कभी भी दूसरे के साथ, हम दूसरे के शब्द और हमारे शब्द में चलना चाहिए, उनके विचार आने चाहिए, ऐसा देखने को ही नहीं मिलता। मैं एक नए वातावरण की ओर जा रहा हूं। मैं उस पीढ़ी के साथ अभी बात कर रहा हूं जो पीढ़ी कल का झारखंड है। ये कल का झारखंड है और कल का झारखंड को मैं उस रूप से देखना चाहता हूं। कम से कम राजनीतिक अनभिज्ञता ना रहे, राजनीति से ओतप्रोत हमारा नौजवान रहे, जिनमें वो क्षमता रहे नेतृत्व करने का। नेतृत्व मतलब वोट में चुनाव लड़ना मात्र नहीं है, नेतृत्व घर परिवार में भी हो सकता है। एक अच्छा घर परिवार का बेटा अपने परिवार का बेहतर नेतृत्व दे सकता है, एक बेटी बेहतर नेतृत्व परिवार में दे सकती है। और ये कमोबेश चलता है। चलता किस रूप से है कि घर के अंदर माँ घर की जिम्मेदारी जब कभी देती है 4 भाई में, 3 भाई में, 2 बहन में, तो निश्चित रूप से घर का कोई इंपॉर्टेंट काम वो किसी ऐसे लोग को घर में, उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि मेरा 4 बच्चा में से सबसे जिम्मेदार बच्चा कौन है, और उसी के हाथ में देती है। ये फाइल रखना, ये कागज रखना, ये पैसा रखना, कुछ भी जिम्मेदारी उनके हाथ में देती है। तो मां तय कर लेती है जीवन में चलते चलते। उसी तरह आपको भी तय करना है कि भविष्य में चलते चलते एक जिम्मेदार सोसाइटी का मेंबर बनके, ताकि सोसाइटी आपको खड़ा होके दे कि इनके हाथ में ताकत होना चाहिए, इनके हाथ में नेतृत्व होना चाहिए। ये आपको तैयार करना बोल रहे हैं सर। हम लोग की आज जो युवा संवाद है, इस युवा संवाद के कार्यक्रम को लेकर हमारी जो आपका निर्देश है, इस युवाओं को
के बारे आप क्या सोचें, इसके ऊपर थोड़ा बता दें हम लोग को कि कैसे हम लोग इस अब 25 साल के उम्र में वो तो विधायक बन के आए, हम लोग काफ़ी विश्वास इस पार्टी से जुड़ा था। बीच में थोड़ा हम लोग से सर धुरी हो गई थी, लेकिन आज पुनः हम लोग उसी जोश में हम लोग चुनाव पे साइड करके हम लोग सब आए हैं सर। तो इस विश्वास में हम लोग क्या होगा तो आपसे सुनना चाहते हैं युवाओं के प्रति। मैं धन्यवाद देते हैं। जिस अवस्था में आप हैं, मैं वहाँ 26 साल में देश का पहला कैबिनेट मंत्री बना। मैं 25 साल में जब गया था मैं विधानसभा में, पिछले बार भी लोगों को कहा कि मुझे बिहार विधानसभा घुसने नहीं देते थे। कहाँ से ये लड़का कैसे हो सकता है एमएलए, ये प्रश्न और सोच चलने लगा कि आप कैसे जीत सकते हैं। ये एक इतिहास है, मैं बात करूंगा, लेकिन ये इसको कंप्लीट करना है। ये केवल हर लोग एमएलए नहीं बन सकता, हर कोई एमपी नहीं बन सकता है। और एमएलए एमपी लक्ष्य भी नहीं था मेरे, जब चले थे तो ये लक्ष्य भी नहीं था बहुत ज्यादा कि मुझे उस पे जाना है बोलते। लेकिन मैं सोसाइटी का हूं, सोसाइटी को देना चाहता हूं। मैं आज भी आकर, मैं आप चिंता मेरी कहां वापस आ गई, मेरी चिंता वहां आ गई क्योंकि मैं गांव घर में डगमगाता हुआ नौजवान को देख रहा हूं। ये इसलिए कोई राजनेता का सबसे बड़ा चिंता वही होगा कि अपने प्रदेश के अंदर में एक बड़ी शक्ति, 13 लाख मेरा यहाँ का शक्ति नौजवान बाहर काम करने के लिए गए, रोजी रोटी के लिए गए। वो रोजी रोटी केवल कूली बनकर नहीं गए, ग्रेजुएट लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी बाहर हैं। क्योंकि घर परिवार में अगर कोई काम पकड़ते हैं तो मेरा सर्टिफिकेट मेरे बीच में आ जाता है और मुझे कहीं ना कहीं हीन भावना होता है कि मैं, लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये ग्रेजुएट है फिर भी देखो जाके कुली का काम कर रहा है। लेकिन परिवार चलाने के लिए आप देखेंगे जो लोग भी इस राज्य से बाहर हैं, वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है, लेकिन परिवार चलाने के लिए वो सर्टिफिकेट को ताक में रखकर हैदराबाद में किसी बिल्डर के यहाँ काम कर रहा है। यही वहां हकीकत है, कोई जाके बड़ा नौकरी नहीं कर रहा है और ये हकीकत है और इससे चल रहा है। और हमने देखा है, मैं इनको देखा है, बड़ी संख्या में हमारे एरिया से लोग जाके कहीं ना कहीं इसी रूप में रह रहे हैं। हमारा परिचय बदल दिया लोगों ने, इस स्टेट को बाहर में लेबर स्टेट के रूप में देखा जाता है। जिस परिवार के 1 लाख से ज्यादा परिवार के सदस्य जो बेसिकली गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा आसपास की बेटियां दिल्ली में किसी न किसी बाबू के घर में दाई बनकर काम कर रही है, उस घर में किसी मिलेगा तो हमारे ही परिवार की बेटी मिलेगी। ये फर्क है। और मैंने कभी कहा था कि मेरा राजनीतिक लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। केरल से जब बेटी निकलती है, परिवार से बाहर जाके काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन फर्क है कि हमारी बेटी दाई बनती है और जब केरल की बेटी निकलती है वो नर्स बनती है। ये दोनों में फर्क है। वो नर्स बन के जाती है और हमारी बेटी दाई बन के जाती है। इस पे ऊपर काम करना है, ये हमारा लक्ष्य है। और आपको खड़ा करने के पीछे आपकी जरूरत क्या है? इस उम्र में जरूरत क्या है कि कोई परिवार गरीब है, बच्चा तेज है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा, विद्यालय आपके खाली है, विद्यालय 1 पारा टीचर से चल रहा है। 1 to 5 का स्थिति देखो, जो मैं हमेशा कह रहा हूं कि एक टीचर जो सरकारी काम में व्यस्त है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। घंटी आधारित हो रहा है क्या पढ़ाई हो रहा है क्या गांव के विद्यालय में? घंटी आधारित पढ़ाई नहीं हो रहा है। सरकार ने और तय कर दिया कि आप पास स्कूल है, माने 1 to 10 तक फेल किसी को नहीं करना है। तो कंपटीशन ही नहीं है जीवन में। वो खेल रहा है, आप उसको बोल भी नहीं पाएंगे कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। बोलो, वो तो बोलते ऐसे तो पास हो जाते हैं, तो बोल के क्या होगा भैया, पास तो हो ही जाएंगे बोल के। आप बताओ, कंपटीशन का युग है कि नहीं? सरकारी नौकरी घट रहा है, सरकारी नौकरी नहीं बढ़ेगा, ये सच्चाई है। नौकरी के अवसर तैयार करने पड़ेंगे और शिक्षा पूर्ण रूप से हर परिवार, हर बच्चों को मिले, ये तैयारी होना है। कोई भी देश, राज्य तरक्की किया है तो उसका बेसिक 2 मापदंड बहुत मजबूत है, वो पढ़ाई का और दूसरा हेल्थ का। जिस सरकार ने इन दोनों पर काम किया वो विकसित श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। मैं अपने राज्य की चिंता और इस नई पीढ़ी की, हम राजनीति से ओतप्रोत रहे और एक लक्ष्य के लिए काम करें, इसलिए कल का झारखंड तैयार कर रहे हैं। आप में एमएलए, एमपी, मुखिया बनेंगे जरूर, ये आपके लिए खुला मंच रहेगा, चॉइस आपको करना है। लेकिन साथ ही साथ इस राज्य के पॉलिटिकल जवाबदेही भी आपको हाथ में लेना है। ऐसे नहीं कि कोई आए, कोई सपना बेचे और सपना बेचकर कहीं ना कहीं पीढ़ी को खत्म करने की तैयारी करे, तो उससे कहीं ना कहीं सचेत होकर हम सभी को काम करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य के लिए पहल करे, लक्ष्य के लिए काम करे, वहां हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरी राजनीतिक शक्ति आपको समर्पित है। प्रयोग के तौर पर मैं जहां फ्री भी रहता हूं, मैं काम करते रहता हूं। आपने उदाहरण मांगा, मैंने दे दिया, ये मेरा शौक है। आपको जानकारी नहीं होगा, लोग महापुरुषों को माला पहनाने जाते हैं, जहां भी महापुरुष होते हैं माला पहनाने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये हम लोग भी, सब पार्टी, हम लोग सिद्धू कान्हू को
उस परिवार को अपना आदर्श मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फर्क कहाँ है मैं बताऊंगा। मानते हैं, मैं भी गया, मुझे भी शौक था, मैं भोगनाडी गया। भोगनाडी गए, मुझे लगा कि मुझे वहां जाना है जिस परिवार में सिद्धू कानू चांद भैरव जैसे शख्स पैदा हुए, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपने छाती में गोली खाना पसंद किया, उस परिवार से मिलने मुझे जाना है। मैं गया, शौक से गया, मेरी इच्छा थी। मैं पहुंचा, मैं माला पहनाना तो एक रीत है, मैंने उसको जरूर निभाया, नमन किया। परिवार से जाके मिला तो परिवार में देखा और मैंने पूछा। एक गांव का डॉक्टर खड़ा होकर उस गांव की जो सीनियर सिटीजन थी उसको कहीं ना कहीं पानी चढ़ रहा था, और मैं सब लोगों से पूछा कितने लोग हो, क्या हो, कितने भाई हो, कितने पढ़े हो। तब पता चला कि एक भी लोग ग्रेजुएट नहीं है। मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस दादी से पूछा कि मुझे थोड़ा मौका देंगे, इनको पढ़ाना चाहते हैं। मैं बच्चों से पूछा पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ पढ़ेंगे हम लोग। उसमें से 2 बच्चे रेडी हो गए हैं कि आप इनको पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं उनको उठा के लाया, मैंने स्कूलिंग कराया, कराने के बाद मैंने उसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग कराया और करा के फिर उस माँ को सौंप के आया मैंने। ये इसलिए मुझे सुकून रहता है, मैं काफी सुकून से रहता हूं कि मैंने कुछ किया। मुझे लगा कि मैंने एक कर्ज निभाया, उस परिवार का कर्ज निभाया। लोग उस फोटो को टांग के वोट मांगते फिरते हैं, लेकिन परिवार के हैसियत को कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ये अंतर है आप में और आपकी पार्टी और दूसरे में। मैं यही नहीं रुका, जब दादी को पहुंचाने गया तो उस परिवार से और 4 बच्चे मेरे सामने खड़े होंगे। भैया आपने भैया को पढ़ाया, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, मैंने फिर थोड़ा विचार किया, कुछ सोर्स तैयार किए, और आज भी उस परिवार के 4 बच्चे लगातार अभी स्कूलिंग का पढ़ाई में ही उठा रहा हूं। वो कहां भोगनाडी, वो मेरा वोट का केंद्र नहीं है, सुदेश महतो के चिंता का केंद्र भोगनाडी है, और उस सिद्धू कानू परिवार है, और सुदेश महतो ऐसे रतबू निभाता है। ये काम हम लोग करते हैं, ये मेरा अपना है, मेरे राजनीति का मेरा अपना लक्ष्य है, मेरा अलग प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद छोटू सर से अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, वीडियो कॉलिंग से देख सके, सारा चीज सिस्टम में सर। आज तक सर हम लोग का बेरमो विधानसभा उस लायक नहीं सर, वैसा सीसीएल क्षेत्र है सर, लेकिन आपके क्षेत्र में जैसा स्टेडियम हमको नहीं लगता कि 81 विधानसभा में कहीं होगा। तो सर हम चाहते हैं कि आपका यहाँ हमारी पार्टी सांसद आ चुकी, तो इस तर्ज पर बेरमो में भी कुछ विकास हो सर, ताकि युवा खेले। इस बार मैं हाथों हाथ लूंगा, ये मेरी तैयारी है। इस बार मैं पिछले बार भी देखा, भापा, और मुझे जो सबसे कमजोर जगह लगा मैं वही काम करने के लिए आया हूँ। राजनीति की बेसिक परिभाषा भी नहीं सिखाया जाता है पॉलिटिकल दल की ओर से। नहीं तो मेरे पार्टी के कोई कार्यकर्ता गलत आचरण करते हैं तो सबसे पहले इस बात का उसको डर रहता है कि सुदेश भैया जान जाएंगे तो मेरा पार्टी का खेला खत्म कर देंगे। ये कम से कम पार्टी के अंदर भय रहता है, ये भय है हमारा। हमने संस्कार दिया है, गलत आदत हमने संगठन के अंदर में नहीं डाला। किसी का नुकसान पहुंचा के अपना भला हो, ये हम लोग नहीं चाहते, और मैं कभी जीवन में नहीं चाहा। मेरे जीवन में इस 25 साल के पूरे राजनीतिक सफर में, अपने संघर्ष में भी मेरे शब्दों में इतना नियंत्रण है कि मेरे सबसे मेरे विपक्ष को भी तकलीफ कभी नहीं होता है कि सुदेश भैया ऐसा बोल दिया बोल के। मैं स्टूडेंट एक्सप्रेस जो उनकी चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते थे, मैं तो सरकार नहीं था, मैं मंत्री नहीं था, विधायक था, लेकिन मैं बोला मैं जैसा लीडर बैठ कैसे सकता है काम करने वाला। मैंने तुरंत तय किया, चूंकि विद्यालय समिति के हम लोग अध्यक्ष होते हैं, मैंने तुरंत अपने हाई स्कूल्स को चयन किया, क्योंकि हाई स्कूल्स के अंदर में अभी भी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई होता था। मैं बोला दुनिया बदल गया, जिस माँ बाप के पास पैसा है वो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मेरा दोस्त क्या हो सकता है मेरे बच्चों का, क्योंकि उसके माँ बाप गरीब हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने IIT कानपुर के साथ कांटेक्ट किया, उनका एक पूरी टीम है जो भारत के विभिन्न जगहों में टॉप 10 में अच्छा काम करती है। मैंने उससे संपर्क किया, उनके साथ मेरे पूरे विधानसभा में 37 हाई स्कूल है, 37 हाई स्कूल का विद्यालय के साथ एग्रीमेंट कराया, और आप देखेंगे कि आप विद्यालय में IITN द्वारा बनाया हुआ कोर्स मैथ, इंग्लिश, साइंस का आप बोर्ड के जगह जो ब्लैक बोर्ड होता था उसके जगह स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई शुरू करा दिया। स्मार्ट बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं। लोग कोटा जाते हैं, आखिरी आप अच्छे करेंगे तो आपके बाप माँ आपके कोचिंग के लिए आपको भेजना चाहते हैं कोटा, कि किसी तरह से कोटा कोचिंग सेंटर में चले जाता तो पूरा सक्सेस होता आता और कहीं ना कहीं बड़ा एग्जाम अच्छा पास कर जाते। मैं बोला मैं तो कोटा सबको भेज नहीं सकता हूं, लेकिन अच्छे बच्चे हैं उनके लिए क्या, मैंने कोटा को ही उठा के लाने का तय किया है, और मैंने कोटा के बेस्ट फैकल्टीज को बोला कि आप यहाँ आके दो मेरे एरिया में, और हमने उड़ान नाम से अपना कोचिंग सेंटर अभी शुरू किया, और कोचिंग सेंटर फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया जो यहाँ लोगों को मिलता है। यहाँ की तरह नहीं, लोगों ने तो शिक्षा के नाम पर बहुत सारा कॉलेज बना दिया।
लेकिन कॉलेज आपके लिए नहीं है, डोनेशन के लिए है। जो डोनेशन दे सकता है वही कॉलेज में दाखिला पा सकता है। गरीब परिवार के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है वहां पर, ये तो तैयारी है। फर्क है, स्टूडेंट एक्सप्रेस बाबू बोला है, मेरे वहां से कॉलेज नहीं जाते थे लोग, होते हैं ना एडमिशन क्या कर रही हो रही है, तो पूछे तो बोले ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो मेरे तरह क्लास, तो बोले क्लास नहीं जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं। मेरे भाई तुम ऐसा एग्जाम लिख के कंपटीशन कंप्लीट कर पाओगे क्या? बाद में सरकार को बोलोगे नौकरी दो। जब तुम नौकरी में बैठोगे तेरा सिलेक्शन कैसे होगा? बिना पढ़े लिए नौकरी कौन तुमको देगा? हमने क्लास करो, पढ़ना है तो क्लास करिए। क्लास नहीं जा सकते, परिवार एफर्ट नहीं कर सकता, 100-150 रुपया लग जाएगा, रोज जाएंगे आएंगे। तो रांची में भी रहेंगे तो 300 रुपया लगेगा, बुंडू रहेंगे तो 3000 रुपया लगेगा कम से कम रहने का, खाने का 3000 रुपया। 6000 रुपया मेरे माँ बाप नहीं दे सकते। मैंने उसी दिन तय किया कि इनके लिए मैं सुविधा दूंगा ताकि ये रोज क्लास जाए आए। आज फ्री बस सर्विस मैंने उन बच्चों के लिए शुरू करा दिया और फ्री बस से वो जाते हैं, रोज आते हैं। वो घर में काम करते करते माँ उसके चौखट में रखकर अपना स्मार्टफोन सामने रखेगी और बेटी को देख सकती है कि मेरी बेटी कहाँ तक आई है बोल के, ये सुविधा भी उसी में डाल के रखें। ये चेंज है, और जो मैं वहां करता हूं उसी को राज्य में करता हूं। जब समय आएगा ये पूरे राज्य के लिए होगा। मैं आपके इस क्षेत्र को मैंने देखा है, पूरे पहाड़, जब मैं इनका गांव गया था, आपका गांव, पूरे एरिया से बच्चे, आप सोचो वहां से पढ़ने के लिए, उसको आने के लिए गर्ल्स अगर सोचे तो जब तक पूरा 5 बच्ची तय नहीं करेगी तो हिम्मत नहीं जुटा पाएगी कि क्लास करने जाए। ये नहीं होता है, परिवार भी हिम्मत नहीं दे पाता है। हम लोग का परिवार क्या करता है, तुम छोड़ दो बेटी, तुम्हारा ब्याह में खर्च कर लेंगे, पढ़ाई में नहीं करेंगे। माने इस तरह का अंतर कर देता है। ये अंतर होने नहीं देंगे। तैयारी है कि आने वाले समय में इन बच्चों के लिए, ये जो यहाँ सबसे यदि कोई कमी है तो वो पढ़ाई के परिवेश का कमी है, और उसको मजबूती से लागू करने की पहल वहां सिल्ली से लेकर यहाँ तक करेंगे। ये मेरा दायित्व है। मैं जानता हूं जिस क्षेत्र में मैं लोगों से उनका विश्वास मांग रहा हूं, वोट मतलब विश्वास है ना, ये विश्वास मांग रहे हैं, ये विश्वास को सूद सहित सुदेश महतो वापस करेगा, वो आपको आएगा, ये पक्का है। और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अरसल मरांडी है और मैं चंद्रपुरा से हूँ। 4 साल पहले नवीन भैया ने मुझे आजसू पार्टी में ज्वाइन करवाया, और आजसू पार्टी के जो मोटिव है वो मुझे बताया। इससे मैं प्रेरित हुआ, और आपसे भी मैं प्रेरित हुआ कि कम उम्र में जो व्यक्ति विधायक बने वो युवाओं के लिए जोश ला सकते हैं। पर मेरा मुख्य जो सवाल है, जेएमएम ने आज तक आदिवासियों को ठगते आया है, तो आदिवासियों के प्रति आपकी क्या सोच है? इस समुदाय का सबसे बड़ा एक जमात हमारे यहाँ पर है। सबसे पहले कि आपका दृष्टिकोण क्या है, ट्राइबल को कैसा देखना चाहते हैं? मैंने मुख्यमंत्री को बोला कि ट्राइबल कैसा देखना चाहते हैं। ट्राइबल को ऐसा देखना चाहते हैं कि 5 किलो अनाज, 15 किलो अनाज या 35 किलो अनाज के भरोसे केवल जिंदा रहे, ये ट्राइबल देखना चाहते हैं? कि ये देखना चाहते हैं कि मराम गोंके की तरह वो देश का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा ट्राइबल देखना चाहते हैं? मैंने पूछा था मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा था कि आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए। केवल जिंदा रहने के लिए हमारा इतना बड़ा समाज नहीं है, बल्कि ये समाज प्रकृति पूजक समाज है, और प्रकृति पूजक समाज हमारा बेस्ट संरक्षक भी है। ये ग्लोबल जो भी स्थिति बन रही है उसका सबसे बेस्ट संरक्षक हमारा ट्राइब समाज है, और उससे भी प्रथम पांति में आकर हर किसी को अधिकार है कि वो आपकी तरह सुविधा पाए। यहाँ पर इनका मानक क्या है, आपको ट्राइबल दर्शन करना है तो केवल सोरेन परिवार में दर्शन कर लीजिए, वही विकास यहाँ के विकास का मानक है। उनका विकास को ही अपना विकास मानो, बाकी धोती साड़ी और चावल से अपना जिंदगी गुजारो। शायद यही जयबन का मानसिकता है, और मेरी मानसिकता बड़ा स्पष्ट है कि मैं प्रथम पार्टी में जैसे जयपाल सिंह जैसे शिक्षाविद, स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़े थे, मैं उसी तरह से हर आदिवासी परिवार का बेटा बेटी को आगे देखना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग पीढ़ी को बदलना चाहते हैं। कल माँ बाप किस परिस्थिति में जिया वो इतिहास है, लेकिन कल का इतिहास उसी पर आधारित रहे। गरीब का बेटा गरीब और उसका बेटा गरीब बने। माँ क्या था, पूंजी क्या है, माँ लाल कार्ड, बेटा लाल कार्ड, उसका बेटा लाल कार्ड। ये परिपाटी को सुदेश महतो समाप्त करना चाहता है, और हर परिवार का बेटा बेटी को खड़ा करके उसको उसकी काबिलियत के आधार पर उसको कहीं ना कहीं प्रमोशन देके आगे ले जाना चाहता है। यही हमारा दर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सबको डाउन कर लिया और बोल रहा है ये तो शक्ति है, बस मस्त रहो, हम भी मस्त रहेंगे। ऐसे ही लोग अभी काम करने वाले यही तैयारी करते हैं। तो लोग परिपाटी को बदलोगे कि नहीं?
बदलोगे परिपाटी को? साथ दोगे सबको? मेरे साथ साथ दोगे? क्योंकि अभी नहीं, आने वाला 8 महीना, केवल अभी नहीं, आने वाला 8 महीना भी मेरे साथ रहना है। छोटा पीरियड दे रहे हैं, दे सकते हैं ना? साथ दे सकते हो सबको? एक साथ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो, साथ देंगे? आपका साथ चाहिए 8 महीने के बाद। मैं काम तो शुरू आफ्टर इलेक्शन, अभी के बाद कुछ काम आएगा जो हम आपके साथ करेंगे, जो शायद भारत में कहीं ना हुआ। एक ऐसा संगठन जो लोगों के लिए 24 घंटा खुला रहेगा, मैं वो अभी लेके आने वाला हूं। ये मैं आपको दिखाऊंगा आफ्टर इलेक्शन, तुरंत से यहाँ पर देखेंगे ये आप। फिर मैं इस पूरे राज्य के लिए मेरी कल्पना है, मैं जाना चाहता हूं अपने हुनर पर, मैं राज्य को देखना चाहता हूं आपके साथ। मुझे कोई बड़ा पद और बड़ी हैसियत से ज्यादा जरूरत है कि आपके हैसियत पर खड़ा होकर आपको उस हैसियत पर पहुंचाना। ये सुदेश महतो का पॉलिटिकल दायित्व है, ये दायित्व को सुदेश महतो पूरा करेगा। और ये गांव घर जाइए गांव घर में, और अपनी प्रवृत्ति, अपना नेतृत्व को बड़ा स्पष्ट रूप से रखिए। बोलो ये जो वातावरण बना है, ये जो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने जो चीज खड़ा किया है, उसके इतर 40 साल का शासन में एक गांव ये लोग नहीं बता सकता है कि कोई गांव का हम विकास किए हैं। मैं तो कहता हूं कि विकास का जो शब्द इनके जुबान से डिलीट है, शब्दों से डिलीट है, और इनका विकास कहीं पर, एक जगह पर कहीं पर दिखाई नहीं देता है। मैं आग्रह है आपसे कि नई पीढ़ी से आओ, वातावरण को बदलने के लिए एक बार फिर से सुदेश महतो के साथ कदम ताल करिए, यही आग्रह करने आए। मैं कोई गंदा आपसे कोई लफ्ज गंदा करने नहीं सिखाऊंगा। मैं लोगों से बात करने का सबसे पहले तो इतना जरूर दूंगा कि आप किसी से बात कैसे करना चाहिए। एरे तेरे बहुत तरह का बात हो जाता है कि कम से कम ये तो हो, कम से बेसिक चीज तो आ जाए, ताकि भविष्य में कभी हमें किसी के सामने लज्जित ना होना पड़े। कम से कम ये आचरण तो रहेगा, और ये आचरण सिखाएंगे। कोई भी बोलेगा ये उनके साथ रहा है, आप अपने 5 साल 2 साल रहने के बाद अनुभव करेंगे कि दादा के साथ रहने का फर्क क्या पड़ा है। ये फर्क आपके जीवन में आएगा साथ में रहने का। और सब अपने अपने लक्ष्य पर रहो। कोई जरूरी नहीं कि एक आदमी का लक्ष्य बनाने के लिए सबको उसके पीछे जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपने लक्ष्य के साथ जीने का अधिकार है, और अगर आपका लक्ष्य निहित नहीं है उस शर्त में, तो आपका जिंदाबाद करना बेकार हो जाएगा। मैं आपकी शर्तों के साथ, मैं पॉलिटिकल मैदान में हूं, जो आपके जीवन के जो शर्तें हैं वो मेरी प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता को हम लोग पूरा करेंगे। ये लोह नगरी वगैरह आसपास में मैं जो देखता हूं, यहाँ जानते हो ना, पॉलिटिकल में कई साल से मैं अपने भी शोध करते रहता हूँ, सोचते रहता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण भी मैं ढूंढ के आता हूं और लेके देखता हूं कि पब्लिक भागीदारी की तो बात होती है, लेकिन अंत तो कोयला में हिस्सेदारी का चर्चा ज्यादा होने लगता है कि लोग आपके भविष्य के, आपका धूल, आपको होने वाले नुकसान पर चर्चा कम करने लगते हैं। हमें उस पर भी ध्यान रखना है। 1.5 लाख परिवार, मैं ये जानता हूं कि 1.5 लाख परिवार हमारा स्पेशल स्टेटस पे जो मेरा मापदंड था, स्पेशल स्टेटस में जिन विषयों को मैंने रखा था वो मेरा आज भी जिंदा है। यहाँ से 10,000 लोग को दिल्ली में बैठाया था, मेरा मांग खत्म नहीं हुआ, वो मेरा डिमांड है, और उसमें से एक काम खाली आज तक पूरा हुआ है। शेष के लिए मैं संघर्षरत हूं, और मेरी तैयारी है कि आने वाले समय हम लोग 1.5 लाख परिवार उनको खोज के निकालेंगे। मैंने अपने सांसद को कहा है कि आपने ये विस्थापित लोगों के लिए जो कोर्ट जो बना था कि भाई लोग सीधे कोर्ट का सामना नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोर्ट बना है ताकि लोग अपना पीढ़ी के लोग जो जिनका खेती वगैरह गया है वो लोग अपना कम से कम निदान कर पाए, नियोजन हो पाए, उनके घर में नौकरी हो तो नौकरी सुनिश्चित हो पाए। अभी और एक काम करना है। ये 1.5 लाख परिवार का मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिससे बात करना पड़े आपका बेटा बात करेगा। इन परिवारों का जिनका जमीन गया है, अब अगली लड़ाई यही है कि वो परिवार अगर खनन वहां काम खत्म हो गया तो उसका उपयोग फिर से या तो किसान करे या उसके परिवार को करने के लिए दिया जाए। इसके लिए जरूर हम बात करेंगे, इसकी पहल जरूर हम करेंगे। ये एक मेरा विषय है जो मुझे लगता है कि उस बहस का हिस्सा होना चाहिए, ताकि किसी को आज के दिन में नया कोई इंडस्ट्री खड़ा नहीं हो पाता है, नया कोई बांध तैयार नहीं हो पाता है। उसका कारण यही है क्योंकि पहले ही इतना बड़ा घाव दिया हुआ है कि आगे कोई इसके लिए आगे नहीं बढ़ता। तो तैयारी करनी है कि इससे आधारित फैक्ट्री आए। हमारे यहाँ पावर प्लांट कहाँ बन रहा है, पुरानी चिमनियां जल रही है और उसी में नौकरी खोज रहे हैं। नई चिमनी कहीं जल रहा है क्या? नया चिमनी, नया इंडस्ट्री आ ही नहीं रहा है। नया इंडस्ट्री नहीं आएगा तो पलायन होगा। इस पलायन को रोकने के लिए भी पहल करेंगे। समय आने दो, मैंने 8 महीना मांगा है,
चीजों को बदल दो। इस कोयलांचल, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये आसपास का हर परिवार हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और राजनीति की एक नई परिभाषा को गढ़ेंगे। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। इससे पहले अपने सुप्रीमो को अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे युवाओं को कुछ बोलने का मौका दिया। अब मैं कहना चाहूँगा कि इस समस्या से यहाँ पलायन की बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या जो है कोयले से है। या कोयला यहाँ तो खत्म हो चुका है, अब नया एम्पावरमेंट जनरेट नहीं हो रहा है और इसके लिए यहाँ से ये सुविधा हो। चलो आज लेके जाओ इसको, मेरे इस बात को लेके जाओ कि झारखंड में मिलने वाला कोयला या खान संपदा हमारे लिए अभिशाप है कि वरदान है, होना है ना। ये दोनों को एक बार आप अपने दिमाग में रख लेना। और थोड़ा इस चुनाव के बाद हम लोग फिर से यूथ टीम, जब हम 22 तारीख को हमारा तय है, मैं भी पार्टी के स्थापना दिवस में 22 तारीख को हम लोग रांची में जुटने वाले हैं। मैं थोड़ा एडवांस बता दिया आपको, 22 जून को हम लोग जुटेंगे। पूरे राज्य का जो यूथ टीम अभी तैयार हो रहा है, 22 जून रांची में जुटेंगे। उस दिन निश्चित रूप से इस बात को मैं रखूंगा, आप लेके जाना। मैं चाहूंगा कि आपके बीच से कोई लड़का खड़ा होकर मोराबादी में 1 लाख लोगों के बीच में इस बात को चर्चा करे। झारखंड के मिलने वाला ये खान संपदा हमारे लिए वरदान की अभिशाप, इस पर चर्चा जरूर करना। बस ये विषय आपको देके जा रहा। हो गया? चलो एक दिन में इतने करते हैं क्या? जी सर, नमस्कार। मैं दीपू कुमार अग्रवाल, नावाडी के ऊपर घाट से। आज हम सब युवा साथी युवा संवाद में निश्चित तौर पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा समूह जेएसएलपीएस का वरदान दिया गया था, लेकिन अभी जो स्थिति है जेएसएलपीएस का, एक मनरेगा मजदूर को 272 रुपये दिया जाता है प्रत्येक दिन, लेकिन जेएसएलपीएस बीआरपी के पोस्ट पे महिलाएं जो काम करती है उसे मात्र 233 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। क्या यह संभव है अपने जिंदगी को आपन करने के लिए? देखो, ये मेरा सपना है। मेरे सपना का एक हिस्सा है कि पहली बार घूंघट और चौखट से महिलाएं घर से बाहर निकाला। मैंने पहली बार समूह बनाना राज्य में प्रारंभ कराया। समूह आज शक्ति बनी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी लक्ष्य से भटका हुआ है अभी जरूर, लेकिन बावजूद आज राज्य का सबसे बड़ा शक्ति बनकर रही है कि नॉन बैंकिंग सिस्टम में आज के दिन में गांव के अंदर में अगर कहीं भी किरात बिरात 50,000 रुपया का जरूरत पड़ता है तो सखी दीदी के पास ही होता है और उसके लिए उसे कभी भी जमीन या गहना बंधक रखना नहीं पड़ता है। ये सुनिश्चित आपके अंदर में कर दिया। 2 बजे रात को कोई मैनेजर खोलेगा क्या बैंक? 5 बजे बंद होता है। अगर 4:30 बजे गए तो बोल देंगे कि बैंक बंद हो गया, होता है कि नहीं? लेकिन देखो कि आपका भाई ने जो करिश्मा किया है, जो बदलाव लाया है। एक तो दीदियां बाहर आई, कभी रैली का हिस्सा नहीं होती थी। वोट को लेकर वो कभी भी जागरूक नहीं थी। पहले होता था परिवार जो बोलेगा, आप पूछने जाएंगे वोट किसको देना है तो एक और बापे जाके को होता। हम लोग यही बोलते थे कि एक और इनके फादर जिसको बोलेंगे उन्हीं को दे देंगे, उन्हीं को देना है। हम लोग थोड़ी करते हैं, महिला तो लाइन में जाके खड़े होके का वोट देके आती। लेकिन अभी नहीं, अभी बदला हुआ है। अभी दीदी जहां बोलेगी उस परिवार को वोट देना पड़ रहा है। ये बदलाव हमने खड़ा कर दिया है, ये चेंज लाया है। और मैंने कहा कि बैंक बंद हो जाता है तो सखी दीदी का बैंक खुला रहता है। रात भर में कभी भी किसी बेटी का एडमिशन कराना हो, किसी को आपात में हॉस्पिटल जाना हो, ये जिंदा चलता फिरता बैंक है जिसके लिए कोई गार्ड नहीं रहता है और कोई एप्लीकेशन लिखना नहीं पड़ता है। जाओ, मांगो और लेके आओ, और जिसका सूद का प्रतिशत भी 1 या 2% से ज्यादा नहीं होता है। ये गारंटी कम से कम हुआ है। जेएसएलपीएस में बहुत काम करने की जरूरत है। समय का इंतजार करो, आने दो। इस राज्य को बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा महिला संगठन। धन्यवाद सर। लास्ट क्वेश्चन है, आज काफी नए युवा हैं जो 18 साल से 30 साल के बीच में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस युवाओं को राजनीति के तात्पर्य क्या है, न्याय और अन्याय के बेसिक पे थोड़ा सा युवाओं को संबोधित करके बताएंगे कि हम सब युवा किस दृष्टिकोण से युवाओं को संबोधित करेंगे और क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो मोटिवेट करेंगे। बस लास्ट से धन्यवाद। देखो, हर समय ना ख्याल ये रखना कि जो काम करने जा रहे हो उसके बारे खुद से क्वेश्चन कर लेना। जीवन का सबसे बड़ा विषय मैं एक बता रहा हूँ, कब भी कोई डिसीजन लेते हो ना तो उस डिसीजन का क्वेश्चन खुद पे लाओ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, उसका अच्छा पार्ट और बुरा पार्ट ये दोनों पर बहस होने देना खुद के अंदर।
जब बहस होके जब आपके अंदर से जो जवाब आएगा वही काम करना, यही सबसे बड़ा उदाहरण है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि आदमी के पास दोनों जवाब रहता है, दोनों परिस्थिति का जवाब आपके मन में चलेगा, यस और नो दोनों चलता है, और दोनों में जिसका भारी पक्ष होगा उसको अपना लेना, बस यही मेरा आग्रह है। और आप आज के दिन हमसे जुड़े हैं, हमसे मिले हैं, आप सब काफी एक्टिव हैं, परिणाम बेहतर करेंगे ना, रिजल्ट बेहतर होगा ना, आप परिवेश को बदलेंगे ना, बदल सकते हैं कि नहीं? चलो खड़ा हो जाओ, ज्यादा देर नहीं बैठना है, एकदम मेरे साथ आधा घंटा 1 घंटा काफी है। इसके बाद हम लोग ब्लॉक लेवल पर भी आएंगे, तो अपना जिंदाबाद करेंगे ना, जुआ अच्छू जिंदाबाद होगा कि नहीं होगा? चलो ये मेरा छोटू, देखो मेरा नजर तुम पर है, खड़ा हो जाओ, चलो चलो जुआ अच्छू करो। देखो इसको भी तो समझाना है मुझे, क्या ये भी हम लोग का काम है, वर्तमान पीढ़ी को संभालना और आने वाली पीढ़ी को रचना, दोनों काम है ना, दो काम, दो जिम्मेदारी, हमारा दोनों जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। चलो युवा आजसू जिंदाबाद, युवा आजसू जिंदाबाद, युवा आजसू जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा, युवा आजसू जिंदाबाद। मैं बड़े लोग को बोल दो कि तू लोग छोड़ दो प्रचार, ये लोग संभाल लेगा, हाँ सीनियर को बोल दें आप लोग ऐसा करो, बुद्ध का काम देखो, प्रचार का काम नौजवान देख लेंगे, कर सकते हैं आप लोग। जो ब्लॉक में जो हेड कर रहे हैं आपस में टीम बना लो, मैं पूरा प्रचार का दायित्व तो आने वाला 6-7 दिन में यहाँ प्रयोग के तौर पर आपके हाथ में रहेगा, ये तैयारी देने जा रहे हैं, आप करो, खुद करो, दायित्व ले सकते हो ना, ये एक दायित्व है, दायित्व ले सकते हैं ना। किसी को जाके रास्ता में छेक कर मुर्दाबाद तो नहीं ना करिएगा, क्योंकि मुर्दाबाद का कला सुरेश महतो नहीं सिखाता किसी को, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, वो अपना काम करे, अपना काम करे, हम लोग अपना काम करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम जो काम करते हैं उसमें ईमानदारी भरा हुआ है और हमारा लक्ष्य सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करना नहीं है। हो रहा है, कर लीजिएगा इसको, इसका अनुपालन करिएगा ना, अपने शोर को बड़ा करो, किसी के लकीर को छोटा करना नहीं, अपनी लकीर को बड़ा करना है कि नहीं? चलो आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। मैं आपके सामने एक काम यहाँ कर रहा हूँ, 15 साल तक हमारे इस क्षेत्र में, जिसको मैं देख के काफी प्रभावित रहा, नेतृत्व करने वाले शिवा महतो आज हमारे बीच में नहीं है। झारखंड आंदोलनकारी है क्या? नहीं है ना हमारे बीच। उनका बेटा आज आपके साथ शामिल होने वाला है, उनकी पूरी शक्ति आपके साथ शामिल होने वाली है, जोरदार ताली से उनका सम्मान करिए। आइए दादा, 2 बात आप बोलेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ाई की और पढ़ाई करके जॉब कर रहे हैं, पापा का विरासत था, राजनीति में आ सकते थे, लोग तो इसी तरह से चल रहे हैं ना, राजनीति चल रहे हैं ना अभी, लेकिन ये इन्होंने साधारण हो गए, बाप एमएलए थे, वो अपने कर्म से थे, मैं ही ने पढ़ाई किया, मैं नौकरी कर रहा हूँ। सोचो ये भी एक परिवार है और हमारे घर में है, मैं इस परिवार का सम्मान करता हूँ। और उनके 15 साल, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई डिग्री नहीं था, लेकिन विनोद बाबू का सबसे अगुआ नेता वही था, विनोद बाबू के लिए सारी तैयारी वही करते थे। जब रांची जाए हमसे मिले और मैं उनसे पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता था। मैं उनको सामने, ऐसे शख्स को सुदेश महतो सामने देखना चाहता है। कितना विपरीत परिस्थिति में दूसरी गवर्नमेंट से राज्य को उठाकर यहाँ तक लाए, तो इनका सम्मान हमेशा बड़ा रहेगा। मैं अपने भाई से यही आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप अपने वर्तमान राजनीति और जो आपकी समझ है उसमें रखिए। धन्यवाद। जोरदार ताली भैया के। एक बार तमाम नौजवानों से आग्रह करेंगे कि मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज को आप बुलंद करेंगे। जय झारखंड, जय जुआसू। नौजवान साथियों, इस लोहांचल और कोयलांचल में जो विधि और व्यवस्था ये सरकार करके रखी है, उसका जवाब देने के लिए हमारे सुप्रीमो माननीय सुदेश महतो जी डोर टू डोर प्रखंड
प्रत्येक प्रखंड में जाकर नौजवानों को जो कुछ लोगों द्वारा भटकाया जा रहा है उसको सही दिशा और ज्ञान देने के लिए ये अपना लगे हुए हैं। आज मैं लंबी अंतराल के बाद पुनः अपने घर में आया हूँ। मेरी सौभाग्य है कि आज ये सम्मान बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in